हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 12 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। पहली हम बात करेंगे राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के बारे में, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2023 के बारे में, जिसको सेलिब्रेट किया गया 12 फरवरी को एनपीसी यानी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा। और 12 टू 18 फेब के बीच में जो 7 दिनों का टाइम पीरियड है, इसमें उत्पादकता सप्ताह भी मनाया जाएगा एनपीसी के द्वारा। एनपीसी भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक संस्था है, जिसकी स्थापना 1958 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्पेशली जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, उसमें जो भी भारत के अंदर प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसको उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, नए विचारों को लेकर आना, तकनीक के साथ जोड़ना और लोगों को अपने अधिकारों और प्रोडक्ट के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डार्विन दिवस के बारे में, जिसको 12 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया गया और हर साल मनाया जाता है। चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश प्रकृतिवादी थे 19वीं सदी के, और इनके कुछ थ्योरम थे, जैसे द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और इसके अलावा योग्यतम की उत्तरजीविता, है ना। तो कुछ ऐसी थ्योरी थी जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा विख्यात है। और मानव विकास का जो क्रमिक विकास है, इस बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से पूरी दुनिया को बताया था। तो इनसे प्रभावित 3 लोग, डॉक्टर रॉबर्ट स्टीफेंस, प्रोफेसर मासिमो पिगलुची और अमांडा चेसवर्थ के द्वारा हर साल 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई थी। और चार्ल्स डार्विन के बारे में अगर बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1809 में इंग्लैंड के श्रेस्बरी में हुआ था, और साथ ही इन्होंने चार्ल्स डार्विन की मृत्यु 1882 में टाउनकेट इंग्लैंड में हुई थी, और उन्हें लंदन इंग्लैंड में वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया था। ठीक है। और ये एक प्रकृतिवादी थे, और प्रकृति के अनुसार जो भी जीव जंतु है, उनके विकास के क्रम को इन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व यूनानी दिवस के बारे में, जिसको 11 फरवरी 2023 को सेलिब्रेट किया गया, और इस बार की जो थीम थी वो थी यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। जो ये यूनानी डे है वो भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खां की जयंती को के रूप में मनाया जाता है, जो दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। और साथ ही ये यूनानी चिकित्सक, एक शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक भी थे। यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत थी वो सबसे पहले ग्रीस में हुई थी, और हिप्पोक्रेट्स को इस चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। और इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो इसमें हर्बल उपचार, आहार संबंधी जो आदतें हैं, पूरक उपचारों का उपयोग शामिल है। भारत में जब यूनानी चिकित्सा पद्धति आई तो उस समय दिल्ली सल्तनत थी, यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम ही 13वीं शताब्दी में यूनानी चिकित्सा पद्धति की भारत में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि हर साल 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। तो इस बार भी 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि जो मुक्ति दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया है। स्पेशली 1 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें मृदा संचारित जो कृमि होती है उससे रिलेटेड उनकी आंतों में परजीवी होने के कारण उनका जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पाता, वो एनीमिया के शिकार हो जाते हैं और कुपोषित हो जाते हैं। तो इन बीमारियों की रोकथाम के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई है नई दिल्ली में 10 फरवरी को, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दे दी जाएगी। और इस बार की जो आसियान बैठक थी उसकी जो थीम है वो है सिनर्जी टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर, जिसकी अध्यक्षता संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान और फिर फिलीपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव इवॉन जॉन ई ऊ के द्वारा करी गई थी। ठीक है। आसियान के साथ संवाद संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आसियान भारत मैत्री वर्ष 2022 में मनाया गया था। और आपको बता दें कि जो ये आसियान डिजिटल कार्य योजना है, भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना है, ये क्या है, तो भारत का बेसिकली जो आसियान के देश हैं उनके साथ एक टाई अप हो रहा है, किस चीज के लिए लेकर,
तो साइबर सुरक्षा को लेकर स्पेशली, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है उसके उभरते हुए क्षेत्रों की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसके निर्माण और ज्ञान को साझा किया जाएगा। साथ में ही 5G टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात की गई है और इसका भी आदान प्रदान किया जाएगा। और जो भी डिजिटली साइबर सुरक्षा से संबंधित जो कुछ भी गतिविधियां होंगी दो भारत और आसियान के बीच में, उन सब के बारे में डिसीजन लिया गया है। अब हम थोड़ा परिचय ले लेते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, देखो इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह शामिल है जो स्पेशली आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शांति के साथ बैठक करते हैं और शांति के साथ रहने के लिए, एक दूसरे की हेल्प के साथ काम करने के लिए सबमिट करते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके जो सदस्य देश हैं वो 10 हैं, जिसमें कौन कौन है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस। पहले इसमें जो देश थे वो 5 थे। वो कौन कौन से देश थे जिनको संस्थापक देश कहा जाता है आसियान का? वो देश थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। और बाद में धीरे धीरे और 5 देश शामिल हुए, जैसे कि ब्रुनेई 1984 में शामिल हुआ, 1995 में वियतनाम और इसके बाद 1997 में लाओस और म्यांमार इसके सदस्य बन गए। हम नेक्स्ट बात करेंगे भारत मंगोलिया के संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है, 11वीं नंबर की बैठक है और ये हुई है 10 फरवरी को नई दिल्ली में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्ट्रीज के जो सचिव हैं उन्होंने करी थी। स्पेशली जो बात करी गई है वो रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए और किस तरीके से फर्दर आगे दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर रक्षा संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और आदान प्रदान कर सकते हैं रक्षा से संबंधी ज्ञान को बढ़ाने के लिए और सहयोग को देने के लिए, इस पर बात की गई है। भारत मंगोलिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्टार्ट हुआ था 1955 में, स्पेशली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में मंगोलिया की यात्रा पर गए थे। तो इससे जो है दोनों का रणनीतिक साझेदारी और ज्यादा मजबूत हुई और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक आवश्यक घटक के रूप में काम करता है भारत मंगोलिया संबंध। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए बार बार भारत कहता रहा है। ठीक है, तो इसकी सदस्यता का समर्थन करने वाला जो देश है वो मंगोलिया है। मंगोलिया की अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में हम देखें तो जो एशिया महाद्वीप है उसका जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्से का जो मध्य वाला पार्ट है उसमें आपको मंगोलिया देखने को मिल जाएगा, जिसकी राजधानी उलान बटार, मुद्रा तुगरिक और राष्ट्रपति यहाँ के जो हैं वो है उखनागिन खुरेलसुख हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का, जो नोडल मंत्रालय है इम्पावर 2023 के लिए G20 अधिकार समूह के लिए। ठीक है, तो ये जो बैठक हो रही है G20 अधिकार समूह की, जो 2 दिवसीय बैठक हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? आगरा में शुरू की गई है और 11 फरवरी को स्टार्ट करी गई है। इस बार की जो थीम है वो है विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, डिजिटल कौशल संवर्धन की भूमिका और भावी कौशल। इम्पावर 2023 की जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर संगीता रेड्डी हैं, जो अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की संयुक्त प्रबंधक निदेशक हैं। ठीक है, इसमें स्पेशली बात करी जाएगी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो समावेशी, न्याय संगत, महत्वाकांक्षी निर्णायक कार्य किए जा रहे हैं और उनमें किस तरीके से इनिशिएटिव लेकर उसको आगे बढ़ाया जाए, इस टॉपिक पर बात की गई है। G20 एम्पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो महिलाओं के जो आर्थिक प्रतिनिधित्व है संसार में, इस दुनिया में बढ़ाने के लिए काम करता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में, जिन्होंने एक टाई अप किया है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो एशियाई विकास बैंक है ADB, वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को $130 मिलियन का ऋण देगी। किस लिए देगी? किसानों की उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, बागवानी कृषि के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ये जो ऋण है वो प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, देखो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जो 90% आबादी है वो कृषि पर आधारित है और स्पेशली बागवानी टाइप की कृषि यहाँ पर की जाती है। तो इस ऋण से जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं
उनको जो है आसानी से ऋण मिल जाएगा और वो अपने कृषि के काम को अच्छे से कर पाएंगे और आर्थिक अवसर ज्यादा से ज्यादा उनके लिए पैदा होंगे। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुग असाकावा। इसका मुख्यालय है मंडालुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में। और स्पेशली ये एशिया और प्रशांत जो क्षेत्र है उसके देशों पर केंद्रित एक बैंक है। और साथ में ही इस प्रेजेंट टाइम में इसमें 68 सदस्य हैं, जिसमें 49 जो इसके मेंबर हैं वो एशिया महाद्वीप और प्रशांत क्षेत्र से रिलेट करते हैं और 19 जो सदस्य हैं वो बाहर के महाद्वीपों से संबंधित हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में, जो 15 फरवरी को फिजी में आयोजित किया जा रहा है और ये 12th नंबर का जो एडिशन है। ठीक है, 11वां जो संस्करण था विश्व हिंदी सम्मेलन का वो 18 से 20 अगस्त को 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया था। तो ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? फिजी में आयोजित किया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के द्वारा ये आयोजन किया जाएगा। इसका जो उद्घाटन है वो कौन करेंगे? तो फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं सित्विनी राबुका और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस बार का जो हिंदी दिवस का जो थीम है वो क्या है? पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इसकी थीम है। और आपको बता दें कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था वो पहली बार 1975 में नागपुर में हुआ था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। फिजी गणराज्य के बारे में बात करें अगर हम, तो जब दक्षिणी प्रशांत महासागर का आप मैप देखेंगे तो वहां पे एक द्वीप के रूप में है फिजी गणराज्य, जिसकी राजधानी है सुवा, मुद्रा है फिजियन डॉलर और प्रधानमंत्री है सित्विनी राबुका। हम नेक्स्ट बात करेंगे मोल्डोवा देश के बारे में, जहां की प्रधानमंत्री है नतालिया गवरिलिता और जिन्होंने समर्थन की कमी की वजह से इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। अगर मोल्डोवा के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी है चिशिनाउ, राष्ट्रपति है माया संडू और आधिकारिक भाषा है रोमानियाई और मुद्रा है मोल्दोवन ल्यू। हम नेक्स्ट बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में, जिन्होंने 11 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन समारोह का उन्होंने उद्घाटन किया। और स्पेशली उन्होंने बात करा कि रासायनिक उर्वरकों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि मिट्टी की उर्वरता बची रहे। बायो फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन पर उन्होंने जोर दिया और साथ ही वैज्ञानिकों को ये कहा कि उस तरीके की चावल की किस्मों को विकसित किया जाए कि जो सूखे, पानी की कमी, मिट्टी के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तनों की चुनौतियों का समाधान कर सकें। ठीक है, अगर हम भारत में चावल के महत्व के बारे में बात करें और चावल की खेती के बारे में बात करें तो भारत में जो चावल की फसल है वो क्या है? एक खरीफ फसल है और भारत की अधिकांश आबादी चावल पर डिपेंड करती है और लगभग जितनी भी खेती वाली जमीन है जिस पर खेती की जाती है उसमें से 1/4 जमीन पर या भाग पर जो है चावल की खेती की जाती है। चीन के बाद चावल के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान है और भारत के प्रमुख राज्य जहां पर चावल की खेती की जाती है वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। स्पेशली इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए और 100 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे चीन दलाई लामा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अमेरिकी सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है। कहां पर किया है? अमेरिकी सांसदों के द्वारा किया गया है। चीन दलाई लामा का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है, जिससे कि तिब्बत के लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे और तिब्बत और चाइना के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी मतभेद है, उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। अमेरिकी कांग्रेसी जिम मैकगवर्न और माइकल मैककॉल ने प्रतिनिधि सभा है अमेरिका की, उसमें तिब्बत चीन संघर्ष कानून के प्रस्ताव को बढ़ावा देने वाला एक विधेयक पेश किया था। हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के बारे में, जिसमें भारत की QI प्रणाली को 10वां स्थान मिला है। और इसमें बता दें कि इसमें 184 देशों की लिस्ट थी, जिसमें भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर जर्मनी है, दूसरे नंबर पर चीन, सेकंड नंबर पर अमेरिका, थर्ड पर ब्रिटेन, फोर्थ पर जापान और सिक्स्थ पर फ्रांस है।
अगर भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके जय शाह है, महासचिव डॉक्टर रवि पी सिंह है और भारतीय गुणवत्ता परिषद की जो स्थापना थी वो 1996 में एक नेशनल फर्म के रूप में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटा के बारे में। जो G20 अभियान के लिए मिटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री हमारी उसके साथ साझेदारी करेगी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए। अब डिजिटली सुरक्षा के लिए 3 तरीके से काम किया जाएगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए, हानिकारक सामग्री की रिपोर्ट कैसे करें इसके लिए, और ऑनलाइन और अधिक बातचीत करते समय सुरक्षा युक्तियां कैसे बनाए रखें इस बारे में। यानी ग्राहकों को जो उपभोक्ता है उनको अवेयर करने का काम किया जाएगा, साइबर सुरक्षा दी जाएगी, उनकी जागरूकता को बढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा के अंतर्गत। और साथ में ही भारतीय भाषाएं जो हैं यानी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, उसके लिए संसाधन बनाने का काम किया जाएगा मेटा के द्वारा। हम नेक्स्ट बात करेंगे किंग्स चार्ल्स के बारे में। किंग्स चार्ल्स थर्ड जिनका राज्याभिषेक होगा मई के महीने में, और इनके लिए आधिकारिक जो राज्य चिन्ह है उसको जारी कर दिया गया है। इस राज्य चिन्ह में जो राजा का प्रकृति प्रेम है, वनस्पतियों से जो उनका प्यार है, उसको शामिल करते हुए यूनाइटेड किंगडम के 4 राष्ट्रों का प्रतीक दिखाया गया है। और इसमें जो यूनाइटेड किंगडम के 4 प्रतीक चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं? तो गुलाब, थिस्ल, डैफोडिल और शैमरॉक। ठीक है। और इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया है? तो एप्पल के पूर्व मुख्य डिजाइनर जॉनी ईव के द्वारा किंग्स चार्ल्स थर्ड के राज्याभिषेक प्रतीक के डिजाइन को तैयार किया गया है। डिजाइनर जॉनी ईव के बारे में अगर हम बात करें तो ये विश्व स्तर के कुल 14,000 पेटेंट है इनके पास, और ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ साथ रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के डायरेक्टर की मानद उपाधि से भी ये सम्मानित हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पत्रकार A.B.K. प्रसाद के बारे में, जिनको राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से। और ये पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए A.B.K. प्रसाद को ये राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजा राम मोहन राय एक समाज सेवी थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करी थी, और सती प्रथा को समाप्त करने में इनका अतुलनीय रोल था। डॉक्टर B.K. प्रसाद के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने जीवन के 75 साल पत्रकारिता को दिए हैं, और ये AP के प्रमुख पत्रिकाओं के संपादक के रूप में इन्होंने काम करा है। भारतीय प्रेस परिषद के बारे में अगर बात करें तो ये जो है एक लीगल फर्म के रूप में 1966 में इसका गठन हुआ था, और 1978 के प्रेस परिषद अधिनियम के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, न्यायाधीश होता है, वो भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष होता है। और कोई भी भारतीय किसी भी प्रेस के खिलाफ अगर कुछ शिकायत दर्ज करना चाहता है तो वो भारतीय प्रेस परिषद में कर सकता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के बारे में, जिसका आयोजन 13 फरवरी 2023 को दुबई में होगा। ठीक है। इसके लिए हम आपको बता दें कि ये हर साल दुबई में ही ऑर्गेनाइज होता है और एक वैश्विक मंच है। इसमें इस बार पूरी दुनिया के 20 राष्ट्रपति भागीदार करेंगे, और इस बार की जो थीम है वो क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। स्पेशली इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की जाती है वो मुद्दे हैं दुनिया भर में किस तरीके से जो सरकार है उनके भविष्य को आकार प्रदान किया जाए, साथ ही व्यापार, टेक्नोलॉजी और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ किस तरीके से एक मंच पर लाया जाए, इस विषय पर बात होती है। हम नेक्स्ट बात करेंगे अलीबाबा के बारे में, जिसने एक ब्लॉक डील के जरिए पेटीएम से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है, और साथ में ही अपना जो कारोबार है वो पूरी तरीके से भारत से बंद करने की तैयारी कर लिया है। इसके पहले अलीबाबा ने जोमेटो और बिग बास्केट से भी अपनी हिस्सेदारी जो थी उसकी बेच दी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग के बारे में, जिसमें पिछले साल भारत की जो स्थिति थी, जो रैंकिंग थी वो 112 नंबर पर थी, और इस बार ये 55 नंबर पर आ गई है, यानी एक ये इम्प्रूवमेंट दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन के समन्वित सत्यापन अभियान के तहत देश के आंकड़ों में महत्वपूर्ण सुधार आया है। साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इस कार्यक्रम के तहत ऑडिट कराता है।
ठीक है, हर साल ऑडिट कराया जाता है। तो पिछले साल की अपेक्षा भारत की जो रैंकिंग है उसमें सुधार आया है और 55th पोजीशन पर भारत है इस टाइम पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर इंडिया के बारे में, जिसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग से समझौता किया है। एयरबस फ्रांस की कंपनी है और उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी है बोइंग, उससे करा है और इसके लिए $100 बिलियन का जो बेस प्राइस है उसके माध्यम से 500 नए विमान खरीदे जाएंगे एयर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम सबको पता है कि अभी सेशन चल रहा है, तो जब भी संसद का सेशन चलता है तो गवर्नमेंट अपने स्कीम्स के बारे में कहाँ तक काम कर रहा है, कितना काम आगे करेंगी और कितने % काम हो चुका है, कितना पैसा लग चुका है, इन सब की डिटेलिंग करती है। तो इसी उपलक्ष्य में ये बताया गया कि जो अमृत सरोवर मिशन स्टार्ट किया गया था 24 अप्रैल 2022 को, स्वतंत्रता का जो 75वां वर्ष कंप्लीट होने के बाद में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि 60% तक का काम किया जा चुका है और 9 महीने की अवधि में 30,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है भारत में। और ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर और भी बना दिए जाएंगे। साथ में ही गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि वो भारत के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण करे। इस पूरे कार्य में सरकार के 6 मिनिस्ट्रीज शामिल हैं: ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। साथ में ही इन मंत्रालय ने तकनीकी रूप से जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी टाई अप कर रखा है, जैसे भास्कराचार्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और साथ में ही भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकार इसमें शामिल हैं। तो यानी संपूर्ण सरकार का जो एक एटीट्यूड है, एक जो दृष्टिकोण है, वो दिखाता है इस काम में। जन भागीदारी को भी इसमें प्रोत्साहित किया गया है। जो गांव के मूल निवासी हैं उनके साथ साथ में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, पंचायत के जो सदस्य हैं, जो शहीद परिवार के सदस्य हैं, उन सबको इसमें इस भागीदारी में शामिल करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियाज न्यूक्लियर पावर पोटेंशियल के बारे में। तो 2017 में सरकार ने कहा था कि 11 घरेलू 7,000 मेगावाट क्षमता वाले दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों का निर्माण किया जाएगा, उसकी मंजूरी दी थी। ठीक है, और अभी जब देखा गया 2021-22 में, तो इसकी जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई, तो 47,112 मिलियन यूनिट हो गई है। और अगर बात करें भारत की विद्युत में नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, तो नाभिकीय ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा सोर्स है और साथ में ही देश में जितनी भी बिजली उत्पन्न होती है उसका 3% नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न होता है। साथ में ही भारत में 7 विद्युत संयंत्रों में 22 से अधिक नाभिकीय रिएक्टर हैं। और दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर कितने हैं, तो उनकी संख्या 18 है और 4 हल्के जल रिएक्टर हैं। अच्छा, जो हमारा NPCIL है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो NTPC और IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रहा है, संयुक्त उद्यम पर काम कर रहा है। साथ ही अगर हम भारत का मैप देखें और उसमें जो हमारे न्यूक्लियर उद्यम है या परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनके बारे में बात करें, तो अधिकतर हम देखेंगे तो साउथ इंडिया वाला जो एरिया है और महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया है, उसी में हमको ज्यादातर परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो उत्तर भारत वाला एरिया है उसमें भी इस तरीके के परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो। तो इसी क्रम में काम कर रही है गवर्नमेंट। और अभी आपको बता दें तो हरियाणा का जो गोरखपुर शहर है उसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है और निकट भविष्य में जल्दी ही उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। यूरेनियम 233 का उपयोग करते हुए पूरी दुनिया का पहला थोरियम आधारित नाभिकीय संयंत्र है। कहाँ पर? तमिलनाडु के कलपक्कम में है, जिसका नाम है भवनी। यूरेनियम 233 का उपयोग करते हुए, साथ ही थोरियम संयंत्र भी है। कहाँ पर? कलपक्कम में ही है, तमिलनाडु के, जिसका नाम है कामिनी। ये पूरी तरीके से एक स्वदेशी पहल है, उसके आधार पर बनाया गया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाकिस्तानी नौसेना युद्धाभ्यास के बारे में, जिसका नाम है अमन। तो इसको अभी स्टार्ट किया गया है 10 फरवरी से और इसके लिए पाकिस्तान ने 110 देशों को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से सिर्फ 6 देशों के सैन्य जो टुकड़ियां हैं वो पाकिस्तान पहुंची हैं। और इसमें से जो देश शामिल हैं जो पाकिस्तान पहुंचे हैं वो कौन से हैं? वो है USA, चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इटली और जापान।
इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। गुड बाय, थैंक यू।